सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर। पहले तो डाइजेशन हुआ करता था, लेकिन अभी उसको एनटीए की रीसेंट गाइडलाइन के हिसाब से हटा दिया गया। सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जैसे कि प्रारंभ सीरीज में चल रहा है, तो हमें पता है हम पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इन केस ऑफ बायो थोड़ा सिनेरियो अलग होता है, क्योंकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री काफी न्यूमेरिकल होता है। तो आप हर क्वेश्चन से एक नया टॉपिक सीख सकते हो, लेकिन जब हम बायो की बात करते हैं तो हमारे इसमें थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे हम ज्यादा क्वेश्चंस क्रैक कर सकें। सो अभी हम क्या करने वाले हैं, पहले तो हम एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे, और मैं आपको बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है और हमें कैसे एनसीईआरटी को पढ़ना है। देखो, एक एनसीईआरटी को पढ़ना एक अलग कला होती है, सबसे नहीं आती, समझ रहे हो, और एनसीईआरटी को समझना भी एक कला है, एक आर्ट है अपने में खुद में। तो अपन सबसे पहले एनसीईआरटी को डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिससे आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। इसके साथ साथ इसके बाद अपन पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। जिसमें अगर पहली लाइन आप देख पा रहे होगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, तो ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म इनडायरेक्टली टू ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स। तो इसमें जानने वाली चीज क्या है कि इनडायरेक्टली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि ऑक्सीजन इनडायरेक्टली यूज हो रहा है। इसका मतलब डायरेक्टली क्यों नहीं, क्योंकि देखो डायरेक्टली हम ऑक्सीजन लेते हैं जो वो डिफ्यूजन में काम आता है ना। इसके बाद वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, देन वो जाता है, यूज होता है इनडायरेक्टली टू ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स। इससे हम क्या मिलता है, हमें एनर्जीज मिलती है, जिससे हम अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज कर पाते हैं। ओके, देन जैसे ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, इनसे हमारा क्या निकलता है, CO2, जो कि हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए during the above catabolic reactions. Therefore, evident that O2 has to be continuously provided to the cells and CO2 produced by the cells have to be released out. जैसे हम फर्दर आप जब आपका नीट में हो जाएगा, यूजीस में हो जाएगा, जब एमबीबीएस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि CO2 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू O2, ठीक है। लेकिन अभी के हमें पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इतना याद होना चाहिए कि जो O2 होता है हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन में यूज होता है, देन फर्दर मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है तो उससे CO2 निकलता है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पैरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपन पढ़ लेते हैं। देन इसमें ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन की डेफिनेशन दी हुई है, जो हमें पता होना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद द CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग, जिसको हम रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। अब देखो हमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यहाँ पे वो O2 की जगह आपको CO2 कर देगा और यहाँ पे O2 कर देगा, यहाँ पे लिख देगा वो प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद द O2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। तो ये स्टेटमेंट एकदम गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें हमारा एक्शन कैसे हो रहा है, O2 से हो रहा है, देन हम CO2 बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, इसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं। देन अगर आपको ब्रीदिंग चेक करना है तो आप कैसे चेक करते हो किसी पेशेंट में ब्रीदिंग हो रही नहीं हो रही, आप अपने चेस्ट पे हाथ रखोगे तो खुद ही वो ऊपर नीचे जाएगा, मतलब अपना क्या हो रहा है, चेस्ट राइज हो रहा है, डाउन जा रहा है, तो इसका मतलब हो रहा है कि हमारी ब्रीदिंग हो रही है। हम ऐसे ब्रीदिंग काउंट भी कर सकते हैं कि लाइक नॉर्मल ब्रीदिंग क्या हो रही है हमारी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग होती है सभी ग्रुप ऑफ एनिमल्स में अलग अलग होती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो हैबिटेट्स के ऊपर डिपेंड करती है एंड द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करती है। ये भी एक क्वेश्चन होता है, इसको आपको याद होना चाहिए कि हैबिटेट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करती है क्या, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। देन लोअर जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे कि स्पॉन्जेस हो गए, आपके सीलेंट्रेट्स हो गए, प्लेटफॉर्म्स हो गए, ये अपना O2 एक्सेस करते हैं विद CO2 से बाय सिंपल डिफ्यूजन। ये भी एक क्वेश्चन है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सिंपल डिफ्यूजन मेथड से हमारे जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं ये मेथड ऑफ ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। क्या मेथड है, सिंपल डिफ्यूजन मेथड होता है। ओके, अर्थवॉर्म हमारा मॉइस्ट क्यूटिकल यूज करते हैं। कभी भी आप देखोगे बरसात होती है, पानी गिरता है ना, तो हमें अर्थवॉर्म देखने को मिलते हैं, तो आप कभी उनको ध्यान से देखोगे तो उनका जो स्किन होता है काफी मॉइस्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा जो इंसेक्ट होते हैं, जैसे उनमें उनके अंदर क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होते हैं, ट्राइकल्स ट्यूब होती है, जिससे वो अपना ट्रांसपोर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। एंड इसके अलावा हमें देखने को मिलता है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी बार आया हुआ है। ये हमारे एक्वेटिक जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं ये यूज करते हैं, जैसे कि जो मोलस्क होते हैं। इसके अलावा जो इनके अंदर वेस्कुलाइज्ड बैग होता है, जो लंग्स पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है, ये करता है अपना टेरेस्ट्रियल फॉर्म। टेरेस्ट्रियल फॉर्म जैसे आप हो गए, जैसे हम लोग हो गए, हम क्या यूज कर रहे हैं, अपने लंग्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा गिल्स कौन से यूज करते हैं, जो भी हमारी एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स होगी, जैसे फिश वगैरह होगी, ये लोग अपना गिल्स यूज करते हैं। नेक्स्ट जो वर्टिब्रेट्स होते हैं या फिशेस होती हैं, ये गिल्स यूज करती हैं, जैसे कि जो एम्फीबियन है और रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स, मैमल, ये हमारे लंग से रिस्पायर कर रहे हैं। इसके अलावा जो एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग हो गया, ये रिस्पायर करते हैं तो द मॉइस्ट स्किन, इनको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो इस पैरा में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीजें पता होनी चाहिए, अपन हाईलाइट कर लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए कि इनडायरेक्टली मेथड, ये पॉइंट। दूसरा, ये जो ब्रीदिंग का डेफिनेशन है, इसमें किसका एक्सचेंज हो रहा है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और क्या प्रोड्यूस हो रहा है बाय द सेल्स, ये पता होना चाहिए।
इसके बाद हमें इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो हमारा मेथड ऑफ रेस्पिरेशन, हैबिटेट्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा जो मेथड ऑफ रेस्पिरेशन दिया हुआ है कि क्यूटिकल से कौन करता है, ब्रैंकियल से कौन करता है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म कैसे करते हैं, लंग से कौन कर रहा है, मॉइस्ट स्किन कौन यूज कर रहा है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इसको बोलते हैं। तो ये सारे इसमें कुछ हाईलाइट कर लेना आप लोग, और इसको इधर ही कहीं जहाँ पे साइड में जगह होगी उसको लिख लोगे तो आपको इजी होगा रिवीजन करने में, ठीक है। सो चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं अपन। ओके, देन कम टू ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहले तो अपन डायग्राम देखते हैं। ये आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आप फील कर पा रहे होगे। आप अगर अपने मैंडिबल के नीचे हाथ लगाओगे तो आपको ये कुछ वर्टिब्रे दिख रहे होंगे। दीज आर नॉट द वर्टिब्रे, वर्टिब्रे पीछे होते हैं, दीज आर द कार्टिलेजेस, ठीक है। ये कार्टिलेजेस होती हैं। इसकी ये एपिग्लॉटिस है, दीज आर द लैरिंग्स, दीज आर द ट्रैकिया, दीज आर द प्लूरल मेम्ब्रेन, एल्वेओलाइज, प्लूरल फ्लूइड, ब्रोंकियल। और आप लोग भी अपने साथ एनसीईआरटी लेके रखो, तो साथ साथ में डायग्राम देखते जाओ। मे भी क्लियरिटी अगर नहीं दिख रही हो तो आप अपने डायग्राम में देखते जाओ, ठीक है। इसके अलावा ब्रोंकस, ब्रोंकस क्या होता है, जहां पे डिवीजन हो रहा है हमारे ट्रैकिया का। इसके अलावा ये जो आपको दिख रहा है कट एंड ऑफ रिब्स होती हैं, दीज आर द लंग्स। ये हमारा जो सी शेप का दिख रहा है डायफ्राम। ओके, लेट्स कम टू द इसमें we have a pair of external nostrils opening out above the upper lip. It lead to the nasal chamber through the nasal passages. The nasal chamber open into the pharynx, a portion which is the common passage for food and air. तो क्या बोल रहा है, हमारे पास एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होता है, ये नॉस्ट्रिल के बाद एक नेसल पैसेज होता है, इसके बाद एक कॉमन पैसेज क्या आता है, फेरिंक्स। फेरिंक्स यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्या कि ये कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एंड एयर। यहीं से डिवाइड होती है हमारी क्या, जो हमारी इसोफेगस होती है, और यहीं से हमारी डिवाइड होती है जो ट्रैकिया, जो कि विंड पाइप होती है। तो हमें पता होना चाहिए जो हमारा फेरिंक्स है ये कॉमन पैसेज होता है फॉर द फूड एंड पाइप, ठीक है। इसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए कि जो लैरिंक्स होता है हमारा एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि हेल्प करता है हमारे साउंड प्रोडक्शन में, इसीलिए हम इसको साउंड बॉक्स बोलते हैं। तो लैरिंक्स एंड फेरिंक्स में आपको डिफरेंस आना चाहिए। लैरिंक्स कॉमन पैसेज नहीं होता। कभी कभी जब मैं 12th में था बहुत ज्यादा मैं भी कंफ्यूज हो जाया करता था लैरिंक्स में भी, तो इसको याद रखना है आपको, ठीक है, कि लैरिंक्स इज नॉट द कॉमन पैसेज। लैरिंक्स क्या है, हमारा साउंड प्रोडक्शन में काम आता है, ओके। देन जब हम सॉलो करते हैं, जब भी आप कुछ खाते हो तो ऐसा नहीं लगता यार जब फेरिंग से ही जा रहा है तो हमारी वो अगर ट्रैकिया में चला गया तो क्या दिक्कत होगा। अरे ट्रैकिया में चला गया ना तो आप मर जाओगे। क्यों मर जाओगे, क्योंकि हमारा एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, कोई फॉरेन बॉडी गया तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, है ना। कभी कभी आपने देखा होगा जो अल्कोहलिक मेल होते हैं, फीमेल होती हैं, जब वो होटल में खा रहे होते हैं तो मोस्टली वो चोक कर जाते हैं, और इनहिबिशन जिसके कारण से कफिंग सिस्टम का काम नहीं करता, इस कारण से चोकिंग कारण उनकी डेथ हो जाती है। तो इसीलिए हमको इसमें मदद कौन करता है, हमारी जो एपिग्लॉटिस होता है। ये एपिग्लॉटिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है। ये थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप है, तो हमें थिन पार्ट पता होना चाहिए कि थिन है, थिक इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप नहीं है। वहां पे क्या करके क्वेश्चन आएगा आपको थिक, तो पता होना चाहिए कि ये थिन होता है, थिक नहीं होता। ये प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंक्स। और ट्रैकिया की स्ट्रेट ट्यूब है, ठीक है, क्या है, एक स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंड करता है अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी। इसके बाद हमने पता किया था, ये देखो ब्रोंकस में डिवीजन हो जाता है इसका, ठीक है। तो ये मिड थोरेसिक कैविटी तक कहा जाता है, स्ट्रेट ट्यूब रहता है। इसके बाद वो डिवाइड होता है द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक जो वर्टिब्रा होती है। जब हम इधर से देखें हमारे 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं तो फिफ्थ लेवल पे वो डिवाइड कर जाता है, ओके। तो किसमें डिवाइड करता है, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाइज में। इसके अलावा ये पता होना चाहिए कि जो ईच ब्रोंकाइज होते हैं अंडरगो रिपीटेड डिविजन्स टू फॉर्म द सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। The trachea, primary, secondary and tertiary bronchia and the initial bronchiole supported by the incomplete cartilaginous ring। अब देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होता है। जैसे क्या होता है कि इधर से ट्रैकिया और इसोफेगस जा रहा होता है तो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग से सपोर्टेड होता है। ये जो आपके ब्रोंक्यूल्स होते हैं कंप्लीट नहीं होता, क्यों, कंप्लीट होगा तो एक्सपैंड नहीं कर सकता ना, समझ रहे हो। इसलिए ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होती है जो कि हमें सपोर्ट करती है। इसके अलावा ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स की अगर हम बात करें तो हमें इसमें नंबर ऑफ हमें इरेगुलर वॉल्ड वेस्कुलाइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, इसको हम एल्वेओलाइज बोलते हैं। ये जो छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना ये गोल गोल से, ये सारे एल्वेओलाइज हैं, ओके। तो हमें इसमें क्या पता होना चाहिए कि थिन होते हैं और इरेगुलर होते हैं। रेगुलर वॉल नहीं होता है, ये रेगुलर नहीं होता है, याद रखना इरेगुलर होते हैं, पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेओलाई कंप्राइजेस द लंग। वी हैव टू लंग्स व्हिच आर कवर्ड बाय द डबल लेयर प्लूरा। जो हमारी लंग की सरफेस जो कवर करते हैं उनको प्लूरा बोलते हैं। इसमें दो लेयर होती हैं, एक ऐसी लेयर होती है जो हमारी खुद के लंग से जुड़ी होती है, ठीक है। एक बाहर की तरफ प्लूरा होती है जो कि हमारे थोरैक्स कैविटी से जुड़ी हुई होती है। बस वही लिखा हुआ है कि जो आउटर प्लूरा होती है क्लोज कांटेक्ट होता है किससे, थोरैक्स रीजन से, ठीक है। और जो हमारी इनर प्लूरा होती है, ठीक है, वो किससे कांटेक्ट में होती है, वो कांटेक्ट में होती है हमारी लंग सरफेस के।
and the part starting with the external nostrils up to the terminal bronchiole constitute the conducting part. तो अब आप देखोगे यहाँ पे दो चीज दिख रही है आपको, एक कंडक्टिंग पार्ट दिख रहा है, एक एक्सचेंज पार्ट दिख रहा है। तो एक्सचेंज पार्ट तो नाम से समझ में आ रहा है यहाँ पे कुछ एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज किस चीज का होगा भाई? हवा का होगा, एयर का होगा, ऑक्सीजन CO2 का होगा। अब यहाँ पे जो कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है? कंडक्शन, जो चीज हमारा पाथवे, कंडक्टिंग पार्ट में मतलब जो चीज हमारा एटमॉस्फेयर से लेके हमारे लंग्स तक जो पाथवे बना रहा है, जिसके कारण से एयर हमारा एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स तक जा रहा है, वो हमारे कंडक्टिंग पाथवे बना रहा है। तो कहां से कहां तक होता है वो? हमारी अगर हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से बात करें तो कहां तक होता है? अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियोल तक होता है, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वेओलाई, जो भी मैंने बताया आपको, उसे वो फॉरेन बॉडी से क्लियर करता है, फॉरेन पार्टिकल जो भी छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनसे क्लियर करता है। उसके अलावा ये ह्यूमिडिफाई करता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमिडिफिकेशन होता है ड्यूरिंग इन द कंडक्शन पाथवे। वो एक्सचेंज पाथवे में ह्यूमिडिफिकेशन नहीं होता है। कहां होता है? इन कंडक्शन पाथवे में ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है। और टेम्परेचर जो बाहर का कुछ भी टेम्परेचर हो सकता है, मान लो बहुत ज्यादा गर्मी है तो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर में भी 37 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारा कंडक्शन पाथवे का ही काम होता है कि उस एयर को उस टेम्परेचर में उसको बैलेंस करना, होम्योस्टेसिस जैसे मेंटेन रहे एयर की, ठीक है। तो ये काम किसका है? हमारे कंडक्शन पाथवे का। एक्सचेंज पाथवे का सिंपल सा काम होता है, सिर्फ एक्चुअल डिफ्यूजन होता है वहां पे, सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन होता है। एक्सचेंज पाथवे में सिर्फ डिफ्यूजन होता है। इसका डिफ्यूजन होता है O2 and CO2 का between the blood and the atmospheric pressure. The lungs are situated in the thoracic chamber which is anatomically airtight chamber. Anatomically airtight chamber है, लेकिन ये expand कर सकता है, ठीक है, expand relax कर सकता है। जो thoracic chamber होता है, dorsally कौन बनाता है? vertebral column होता है पीछे, and ventrally कौन बनाता है? आगे की साइड क्या होता है? sternum होता है, ठीक है, sternum होता है। laterally हमारे क्या होते हैं? laterally हमारे ribs होते हैं। लोअर साइड में आपको ऐसा डायफ्राम मिलता है जो कि C शेप डायफ्राम होता है, जो कि थोरेसिक वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करने में हेल्प करता है। ओके, डोम शेप का है। ओके, द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ द लंग इन द थोरैक्स इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग एंड सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर द ब्रीदिंग। वी कैन नॉट डायरेक्टली एंटर द पल्मोनरी वॉल्यूम। तो बोल रहा है कि जो हमारी डायफ्राम होती है वो हेल्प करती है हमारे थोरैसिक वॉल्यूम को चेंज करने में, काफी हेल्प करती है। और ये जो स्टेप दिया है आपका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें रेस्पिरेशन के स्टेप है, ये आपको इसको यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको पता भी होना चाहिए। इसमें पहला स्टेप क्या है? पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय व्हिच द एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड द CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। ये ब्रीदिंग हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्या है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 and CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। थर्ड स्टेप इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, diffusion of O2 and CO2 between blood and tissues, utilization by the cells for a catabolic reactions and resultant release of CO2। जैसे अपन ने पहले भी सारे स्टेप्स के बारे में बात कर लिया है, तो आई थिंक सो कि आपको इसमें दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। देन हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशंस के बारे में। तो देखो, ब्रीदिंग में दो स्टेजेस होते हैं, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन। अभी भी आप कर रहे होगे अननोइंगली। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि हमें वॉलंटरली नहीं करना होता है, हमें दिमाग नहीं लगाना होता सांस लेने के लिए ना। दिमाग लगाओगे तो सांस ही नहीं लोगे, आप तो सोशल मीडिया चलाते रहते हो। तो इसीलिए भगवान ने ऐसा बनाया है कि भैया आपको इसमें मेहनत ही नहीं करनी। ये ऑटो मोड में चल रहा है, पायलट मोड में चलता है। तो सिंपल सा दो स्टेप होता है, एक इंस्पिरेशन होता है, एक एक्सपिरेशन होता है। इंस्पिरेशन में क्या होता है? एटमॉस्फेरिक एयर हम अंदर ले रहे हैं। एक्सपिरेशन में क्या होता है? हमारी जो एल्वियोलर एयर है वो रिलीज आउट हो रही है, ठीक है। अब ये बात है कि भाई मूवमेंट हो रहा है एयर का इधर से उधर, तो इसके लिए कुछ ग्रेडियंट चाहिए होता है। क्या ग्रेडियंट चाहिए होता है? प्रेशर ग्रेडियंट चाहिए होता है। सच, आपने एकदम सही जवाब दिया। सो जो प्रेशर ग्रेडियंट चाहिए होता है वो कैसा? बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, क्योंकि इन्हीं दो के बीच में प्यार मोहब्बत हो रहा है। इन दोनों के बीच में ग्रेडियंट होना चाहिए। किसी को नीड होना चाहिए तो कोई देगा, फिर बाहर वाले को नीड होगा तो बाहर वाला देगा, अंदर वाला देगा। समझ रहे हो? इंस्पिरेशन कैन ऑकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग। जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जब होता है, जब कम होता है लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर से हवा दिया अंदर। जब हमारा इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ गया तो हम अंदर की हवा बाहर दे दिए, तो बस यही तो रेस्पिरेशन है। बस वही लिखा हुआ है कि इंट्राथोरेसिक प्रेशर जब कम होगा हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, मतलब जब नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो क्या होगा? Similarly, expiration take place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure and the diaphragm and specialize of the muscle external and internal intercostal between the ribs help in generation of such gradient। तो बस सिंपल सा देखो लिखा हुआ है, सिंपल सा कि हम जब इंस्पायर करते हैं तो हम कब करते हैं? जब हमारा इंट्राथोरेसिक प्रेशर नेगेटिव है, हम बाहर से हवा लेते हैं
और जब हमारा इंटरथोरेसिक प्रेशर बढ़ जाता है तो हम एक्सपायरेशन करते हैं। सिंपल सा लिखा है। और ये ग्रेडियंट में कौन कौन हेल्प करता है? आपका दोस्त डायफ्राम हेल्प करता है। इसके अलावा इंटरकोस्टल मसल्स होती है, दो प्रकार की होती है, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है, एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होती है। रटने की जरूरत नहीं है। जो हमारे रिब्स के बीच में आप ऐसे अगर फिंगर टच करोगे तो स्पेस होता है, उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल। ठीक है, रिब्स के बीच में जो स्पेस है, दो कोस्टल रिब्स हो गई, उनके बीच में जो स्पेस है वो इंटरकोस्टल हो गया। उनमें जो मसल हो गई इंटरकोस्टल मसल हो गई, जो बाहर है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हो गई, जो अंदर है वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल हो गई। इजी है ना, रटना नहीं है। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है? ये जो इंस्पिरेशन है वो इनिशिएटेड होता है बाय द कंट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम व्हिच increases the volume of the thoracic chamber in the anterior posterior axis, and the contraction of the external intercostal muscles lift up the rib and the sternum, causing an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis. अब यहाँ पे दो एक्सिस की बात हो गई भाई साहब, एक एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, एक डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है अभी आप एक गूगल करो, उसमें लिखो द एक्सिस ऑफ द थोरैक्स रीजन, तो आपको दोनों दिख जाएंगे कि एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस क्या होती है। अगर मैं यहाँ पे थोरैक्स बनाऊं तो ये होती है एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। इस बेसिस में अगर जब ऐसे बढ़ता है साइज, और देखो क्योंकि जो हमारा थोरैक्स वॉल्यूम बढ़ता है ना तो दो एंगल में बढ़ता है, एक जो एंटीरियो पोस्टीरियर और ये कहता है ऐसे डोर्सोवेंट्रल। तो ये ऐसे एक्सिस, ये एंटीरियो पोस्टीरियर हो गया, ये डोर्सोवेंट्रल हो गया। ठीक है, सिंपल सा है। अगर इसका डायग्राम देख लेना अगर ज्यादा कंफ्यूजिंग लगे, बट इतना कुछ है नहीं। फिर अगले पेज में चलते हैं। इसमें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग दिख रही होगी, देख लो। अब इंस्पिरेशन क्या है, एक्सपिरेशन क्या है, ये बहुत सिंपल है। एयर एक्सपेल हो रही, एक्सपायर है, एयर अंदर जा रही, इंस्पिरेशन है। जब इंस्पिरेशन होगा तो हमारा थोरैक्सिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो सब ऑब्वियसली डायफ्राम नीचे जाएगा, तभी तो आप सांस ले पाओगे। ठीक है, चलो थ्योरी में आते हैं अपन। इसमें क्या लिखा है? ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरैसिक वॉल्यूम कॉजेस सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। मतलब थोरैसिक वॉल्यूम और पल्मोनरी वॉल्यूम कुछ अलग अलग नहीं है, सेम ही है। ठीक है, इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हिच फोर्सेस द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स। तो वही प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में बात हो रही है जो अपन ने पहले बात कर चुके हैं। तो अपन बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं करेंगे, आप इसको पढ़ लेना। ये देखो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट करके आपको आ सकता है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे घुमा सकता है, वो यहाँ पे डिक्रीज लिख सकता है, डिक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम उल्टा कर सकता है ना। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगेगा कि भाई जब अंदर डिक्रीज होगा तब तो बाहर से जाएगा, अगर अंदर बढ़ गया प्रेशर तो बाहर से कैसे जाएगा। बहुत सिंपल सा है कि उसमें कॉन्सेप्ट है नहीं, बेसिक सा आराम से छिलो के पढ़ोगे तो स्टेटमेंट आपको दिखेंगे गलत है। जब बार बार एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, ये छोटी छोटी चीजें इनडायरेक्टली डायरेक्टली है, कोई सिंपल की जगह कॉम्प्लेक्स लिख दिया है, ऐसे छोटी छोटी चीजें होती हैं हम सिली मिस्टेक करके आते हैं, क्योंकि जब हम अच्छे से रीड नहीं करते हैं। इसलिए एनसीईआरटी बार बार रीड करना। ठीक है, एटलीस्ट अभी इस महीने आप कोशिश करना कम से कम 3 से 4 बार हर चैप्टर को रीड कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा स्कोरिंग है यार, तो क्यों छोड़ना इसको। देखो फिर क्या लिखा हुआ है? द रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न्स द डायफ्राम एंड द स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन एंड रिड्यूसेस द थोरैसिक वॉल्यूम देयरबाय द पल्मोनरी वॉल्यूम। होप सो स्टेटमेंट समझ आ गया हो। अब इसको मुझे नहीं करना पड़ेगा। This leads to increase in intrapulmonary pressure slightly above the atmospheric pressure, causing the expulsion of the air of the lungs, जिसको हम expiration बोल रहे हैं। We have the ability to increase the strength of the inspiration and expiration with the help of additional muscles of the abdomen। तो वैसे तो अभी आपके लेवल का नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। जैसे हम दो प्रकार की रेस्पिरेशन करते हैं, एक एब्डोमिनोथोरेसिक होती है, एक थोरैको-एब्डोमिनल होती है। एब्डोमिनोथोरेसिक जब हम मेनली पहले एब्डोमेन हमारा मूव हो रहा है, फिर देन थोरैक्स मूव होता है। एब्डोमिनोथोरेसिक जब हम पहले थोरैक्स मूव हो रहा है फिर एब्डोमेन मूव हो रहा है, दैट इज थोरैको-एब्डोमिनल। तो हमें जब रेस्पिरेशन मान लो इंक्रीज करना है, कब करते हो आप? जैसे मान लो कोई भी आप प्राणायाम कर रहे हो तो आपको रेस्पिरेशन जैसे बढ़ाना है, तो आप यहाँ पे एडिशनल मसल का यूज करते हो। एडिशनल मसल हमारी एब्डोमेन में होती है, लिग्निया एल्बा होती हैं, बहुत सारी मसल्स होती हैं, जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनलिस मसल होती है, जो कि अभी काम का नहीं है, बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप जान सकते हो अगर आपको जानना है, लेकिन अभी जानने की जरूरत नहीं है, नीट के बाद जानना। एक एडिशनल मसल्स होती है एब्डोमेन में जो कि हेल्प करती है आपका रेस्पिरेशन में। 12 से 16 होता है, 12 से 14 नहीं होता। ठीक है, 12 से 14 गलत होता है, 12 से 16 ही रेंज है, तो 12 से 16 ही करके आना है वहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा अगर आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स स्टेटमेंट, 12 से 14 है तो गलत है। ठीक है, 12 से 16 ही इंपॉर्टेंट होना है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन वॉल्यूम ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर क्या है? सांस को हमें वॉल्यूम मेजर करना है, स्पायरोमीटर। जितने भी आप टाइडल वॉल्यूम अभी वॉल्यूम पढ़ने वाले हो, सब कैसे करते हो? स्पायरोमीटर से तो देखते हैं अपन। ठीक है, लेट्स कम्स टू द टाइडल वॉल्यूम। बढ़ जा भाई, बढ़ जा सिमसिम।
देखो टाइडल वॉल्यूम क्या है, टाइडल वॉल्यूम सबका फेवरेट होता है, 500 ml याद होना चाहिए। क्या टाइडल वॉल्यूम बोलूं तो 500 ml बोलना है, क्या बोलना है, आधा लीटर दूध नहीं, आधा लीटर हवा। जो हेल्दी मैन होते हैं वो इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं 6 से 8,000 पर मिनट। अब इसको रटना तो नहीं है ना, 12 से 16 होता है, तो 12 पंजे 60 मतलब 6000 एंड 16 580 तो 8000। सिंपल कैलकुलेशन है, थोड़ा सा मैथ। जो नॉर्मल आप एक्सपायर इंस्पायर करते हो दैट इज अ टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जब भी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये एडिशनल वॉल्यूम होते हैं जो हम इंस्पायर करते हैं, फोर्सफुल इंस्पिरेशन। आप भी करके देखो कितना आपका आईआरबी है, आपके 2500 से 3000 ml आईआरबी है आपका। फिर आप ईआरबी करके देखो, एडिशनल एक्सपायर करके देखो। पर ईआरबी करने के पहले आईआरबी तो करना पड़ेगा ना, बस सिंपल सा दोनों है, ठीक है। तो डायग्राम हमने बात कर ली है, ओके। देन भाई रेसिडुअल वॉल्यूम है होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है भाई, बस जो हमारे सब आपने एयर निकाल दी, जो वॉल्यूम हमारे रह गया जहन में मतलब हमारे लंग्स में रह गए, हमारे स्पेसेस में रह गए, उनको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। अगर ये सब नहीं होगा ना तो आप इंस्पायर नहीं कर पाओगे। ये सारी चीजें क्या क्रिएट करती हैं, एक सक्शन क्रिएट करती है, जिससे आपके अंदर फीलिंग क्रिएट होती है, जिससे आप इंस्पायर करते हो, समझ रहे हो। जिससे इसके अलावा क्या है, 1100 से 1200 ml होता है। अब ये 4 वॉल्यूम हो गए, अब ये सारी कैपेसिटीज है, तो कैपेसिटीज हम मिल के बना रहे हैं। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी टीबी प्लस आईआरबी ईआरसी, तो ये सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, रटने की जरूरत नहीं है। एक्सपिरेटरी ईआरबी के साथ टाइडल वॉल्यूम जोड़ दो। फिर इसमें देखो फंक्शन रेसिडुअल कैपेसिटी है, इसमें ईआरबी प्लस आरबी आता है। इसमें जो आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो आपका बचता है उसको बोलते हैं एफआरसी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। देन वाइटल कैपेसिटी है, देन टोटल लंग कैपेसिटी, सारी कैपेसिटीज को जोड़ दोगे टोटल लंग हो जाएगी। वाइटल में क्या क्या आता है, ईआरबी आता है, टीबी आता है, आईआरबी आता है। क्या नहीं आता है उसमें बताओ, क्या नहीं आता, बताओ। ईआरबी टीबी हो गया, आईआरबी हो गया, तो दीज आर योर वाइटल कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी में क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ जो एयर होता है जो एकोमोडेट होता है लंग में, एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पायरेशन करते हो तो आपका रेसिडुअल वॉल्यूम। तो याद है ना, जो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता किसमें, वाइटल कैपेसिटी में, ओके। देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस की हम बात कर रहे हैं। सभी को पता है कि जो एल्वेओलाइज होती हैं at the primary site of the exchange of gases also occur between the blood and the tissues। पहले एल्वेओलाई से ब्लड में जाएगा, फिर ब्लड से टिश्यूज में जाएगा। तो दिस पाथवे जो आपको पता है, O2 and CO2 are exchanged in these sites by simple diffusion method। ये क्वेश्चन है भाई, सिंपल डिफ्यूजन, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स डिफ्यूजन या फिर कोई अदर टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन नहीं हो रहा, सिंपल डिफ्यूजन मतलब सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। ये मेनली प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दोनों चीजें सेम है, पता होना चाहिए। सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस एज वेल एज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफ्यूजन और आल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो यहाँ पे लिखा है जो हमारी सॉल्युबिलिटी होती है गैसेस की एंड जो थिकनेस होती है हमारी मेम्ब्रेन्स की। ब्लड में बहुत सारी मेम्ब्रेन्स होती है, ठीक है, जो ब्लड वेसल, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबल होती है, किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो गैसेस का डिफ्यूजन इजीली हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। मे भी ज्यादा स्टिफनिंग हो गई, कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम का डिपोजिशन हो गया, कैल्सिफिकेशन हो गया आर्टरीज का, तो डिफ्यूजन नहीं हो पाता अच्छे से। तो दीज आर द सम फैक्टर व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर योर डिफ्यूजन। क्या फैक्टर है आपका, सॉल्युबिलिटी और आपका थिकनेस, ये पता होना चाहिए, स्टार मार्क कर लो। फिर यहाँ पे हम जो प्रेशर, हमारी जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है, फिर हमारी जो ब्लड में एयर होती है ना, तो जो हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं उनको हम ना प्रेशर कंट्रीब्यूट, जो प्रेशर देते उनको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, जो प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। आप मिक्सचर ऑफ गैसेस ले, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ O2 ले रहे हो, हमारे एटमॉस्फेयर में O2 भी है, CO2 भी है, नाइट्रोजन भी है, तो आप सब ले रहे हो। आपका जो ये इंटेस्टाइन कोलैप्स नहीं करता, क्यों नहीं करता भाई, यहाँ पे क्योंकि नाइट्रोजन भरी हुई होती है, समझ रहे हो। मे बी डिफ्यूजन में पार्ट नहीं ले रही है, लेकिन वो हमारे फूड पाइप से होते हुए हमारे गट में जाती है, और जो आप नॉर्मली एयर निकालते हो मॉर्निंग में, इवनिंग में, हर टाइम पे, तो दिस इज बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन गैसेस, ठीक है। ओके, लेट्स कम्स टू द नेक्स्ट लाइन। सो यहाँ पे हम दो गैसेस के बारे में बात करने वाले हैं, अकबर और बीरबल के बारे में। तो कुछ डाटा है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एनटीए वालों का आपका फेवरेट है डाटा, उनको बड़ा पसंद आता है ये डाटा आपसे पूछना कि एटमॉस्फेरिक एयर में O2 कितना है, CO2 कितना है, एल्वेओलाइज में कितना है, ब्लड में कितना है, ऑक्सीजनेटेड में कितना है, टिश्यूज में कितना है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपका रेस्पिरेटरी गैसेस का डाटा। प्लीज एक बार पढ़ लो, तो फिर मैं स्लाइड चेंज कर दूं, क्योंकि देखो यार मे बी इससे क्वेश्चन आ सकता है। रेस्पिरेटरी से हमेशा से 2 से 3 1-2 क्वेश्चन तो आ जाते हैं,
मेनली वॉल्यूम से आ जाते हैं, कभी कभी इसमें स्टेटमेंट में ज्यादा क्वेश्चन आता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे बच्चों का खेल हो जाता है। ये बताओ क्या है, ये सिस्टेमिक आर्टरी, सिस्टेमिक आर्टरी है, सिस्टेमिक वेन है। ये हमारा क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है, ये हमारा क्या लेके जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है। ये हमारा कौन सा हार्ट है, लेफ्ट हार्ट है। ये क्या है हमारा राइट हार्ट। लेफ्ट हार्ट में जो हमारी जो पल्मनरी वेन होती है, सॉरी सिल्वी की इकलौती वेन है, आपको ऐसा लगता होगा बॉडी में एक और वेन होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन अभी के लिए आप इसकी ख्याल रखो कि पल्मनरी वेन होती है जो कि हमारा लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, हमारे लेफ्ट हार्ट में देती है। यहाँ पे लेफ्ट एट्रिया होता है, ये फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर यहाँ से पल्मनरी एओर्टा निकलता है। एओर्टा हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन जाता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाता है हमारे टिश्यूज, लंग्स, लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, आपके लिम्स में, आपके सारे ऑर्गन्स में जाता है ब्लड और डिफ्यूज होता है। ये बॉडी टिश्यू है। O2 ले लिया भाई साहब ने, CO2 दे दिया भाई साहब ने, CO2 दे दिया तो क्या हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर दोनों याद होना चाहिए, ठीक है, ये समझाने वाला चीज नहीं। तो ये राइट एट्रियम में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, यहाँ से पल्मनरी आर्टरी निकलेगी जो कि क्या कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और यहाँ पे लंग्स में जाता है, लंग्स होता है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होता है डिफ्यूजन हो गया। डिफ्यूजन हो गया तो क्या हो जाएगा, फिर से आपको सेम प्रोसेस रिपीट होगा, तो इसमें कुछ है नहीं, ये सिंपल सा इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड है। तो एल्वेओलर एयर का 104-40 पता होना चाहिए। और ये सर पार्शियल प्रेशर का ही क्वेश्चन बनता है भाई यहाँ से, है ना, कुछ अलग कुछ इसमें मैथ है नहीं, तो बस यही एक्सचेंज ऑफ गैसेस का डिफ्यूजन है, ठीक है। जैसे हमने बात करी थी कि डिफ्यूजन होता है तो सॉल्युबिलिटी थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। थिकनेस क्या होती है, मेम्ब्रेन, ये देखो मेम्ब्रेन के बारे में आ गया, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, फिर एंडोथेलियम है, फिर क्या है आपकी लास्ट की लेयर स्क्वैमस एपिथेलियम है, ये स्क्वैमस एपिथेलियम अंदर वाली, ठीक है। फिर बेसमेंट में जो बेस में है बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर आपकी क्या है इसके ऊपर जो होती है एंडोथेलियम होती है, ठीक है, ये एंडोथेलियम हो गए। ये पूरी हमारी क्या मिलकर बनाती है ब्लड कैपिलरीज बनाती है। ये हमारी क्या है एल्वेओलाइज है। तो एल्वेओलाइज किससे लाइन होती है हमारे स्क्वैमस एपिथेलियम से। कैसी होती है वन सेल मतलब वन नहीं, वन मतलब हर जगह वन सेल है। मल्टी लेयर्ड इसके ऊपर हो जाएगा तो मल्टी लेयर्ड हो जाएगा। अभी एक सेल है तो वन सेल बोल रहा है इसको। जो ब्लड वेसल होता है, दो ब्लड वेसल और हमारे एल्वेओलाइज के बीच में क्या है बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। ये हमारी एंडोथेलियम, जो हमारे ब्लड वेसल्स की मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलेंगे हम एंडोथेलियम। गुड। यहाँ पे क्या चलेगा ब्लड चलेगा, ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड जाता है इधर से इधर तो क्या डिफ्यूजन हो जाएगा, इधर से डिफ्यूजन होएगा। तो सिंपल सा डायग्राम है पल्मनरी कैपिलरी क्या है। अब पल्मनरी कैपिलरी रटना नहीं है, एल्वेओलाइज है इसलिए इसको पल्मनरी कैपिलरी बोल रहे हैं, ठीक है। चलो हम इसकी बात करते हैं। देखो यार ये पैरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, पहली चीज तो देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सॉल्युबिलिटी। CO2 की सॉल्युबिलिटी 20 से 25 गुना ज्यादा होती है एज कंपेयर टू O2, ठीक है। फिर जो अमाउंट ऑफ CO2 है दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर मच हायर कंपेयर टू दैट ऑफ O2। वो ये बोल रहा है कि जितना जो अमाउंट है CO2 का वो भी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो उसका डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा ना। तो बस वही बोल रहा है कि पर यूनिट अगर डिफरेंस की बात करें तो इसका बहुत ज्यादा होता है CO2 भाई का। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ 3 मेजर लेयर, थिन स्क्वैमस एपिथेलियम, ये तीनों मिलकर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बना रही है, ठीक है। थिन स्क्वैमस एपिथेलियम एल्वेओलाई एंडोथेलियम हो गया, बेसमेंट सब्सटेंस हो गया। इसके अलावा क्या लिखा है इसमें, थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो कि हमारे स्क्वैमस एपिथेलियम को सपोर्ट करती है, एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगुलर एंडोथेलियल सेल ऑफ द कैपिलरीज इन बिटवीन देम। जो टोटल थिकनेस होती है मच लेस देन मिलीमीटर होती है, मच लेस देन मिलीमीटर होती है, 1 मिलीमीटर की बात कर रहा है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ गया कि जो टोटल थिकनेस है क्या 2 मिलीमीटर से कम है, नहीं 1 मिलीमीटर से कम है, ठीक है। मच लेस देन, जब उसने कुछ वैल्यू अभी दी नहीं तो उसको 1 ही मानेंगे, ओके। फिर क्या लिखा है, ऑल द फैक्टर इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम द एल्वेओलाई द टिश्यू एंड द CO2। ऑल द फैक्टर की बात क्या मतलब, क्या मतलब आपका बॉडी टेम्परेचर क्या है, आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है, दीज आर द सम एडिशनल फैक्टर व्हिच अफेक्ट द डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस, है ना। तो ये पता होना चाहिए, इसमें कुछ है नहीं। ये सॉल्युबिलिटी वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देख लेना। ये मेम्ब्रेन का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए, ओके। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में बात हो रही है, तो द ब्लड इज द मीडियम ऑफ द ट्रांसपोर्ट फॉर O2 एंड CO2। 97% जो O2 है आपका कौन ट्रांसपोर्ट करता है, RBC भाई, ठीक है। जो रिमेनिंग 3% O2 का कौन लेके जाता है, आपका प्लाज्मा। और मुझे इतना आप पे भरोसा कि आपको कम से कम प्लाज्मा में
और आरबीसी में डिफरेंस पता होगा, ठीक है। और अगर नहीं पता होगा तो हम सर्कुलेशन थोड़ा सा ज्यादा इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम मेन टाइमिंग्स कर रहे हैं। सिर्फ 20 से 25% जो CO2 होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है कौन, हमारा आरबीसी, और जो 70% होता है, जो हमारा 70% होता है वो कैरी करता है बाइकार्बोनेट, तो 70% SCO3 नेगेटिव कैरी करते हैं भाई साहब। और जो 7% जो हमारा CO2 होता है वो डिसॉल्व स्टेट में थ्रू प्लाज्मा, इसको प्लाज्मा कितना दे रहा था, इसको सिर्फ 3% भाव दे रहा है। और हमारी CO2 की बात करें तो 7% CO2 को भाव दे रहा है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस में ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है जो कि सिग्मोइड शेप का होता है। बहुत बार पूछा, बहुत मतलब गिनती नहीं है, इतनी बार पूछ लिया इसको। हीमोग्लोबिन किस कलर का होता है भाई, रेड कलर, पिंक कलर, रेड कलर। ऐसे क्वेश्चन वहां पे सिली मिस्टेक हो जाती है भाई, मैं बता रहा हूँ वहां पर रेड कलर, वहां पर रेड पिंक लिख देता है, हम सोचते हैं यार रेड पिंक भी तो हो सकता है ना, तो रेड कलर याद रखना। उसमें क्या होता है, आयरन होता है, आयरन कंटेंट जो कि हमारी आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, ऑक्सीजन कैरी करना, यस, ठीक है। जो ऑक्सीजन होता है हमसे हमारे बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से इन द रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2, मतलब एक हीमोग्लोबिन हमारा 4 ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। थोड़ा डॉक्टर बनने के बाद राइटिंग खराब हो जाती है तो प्लीज इग्नोर इट, आपकी भी खराब हो जाएगी, बट अभी इसमें फोकस करो। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर। ऑब्वियसली मैंने बताया था कि प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, टेंपरेचर आर द अदर फैक्टर व्हिच कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग, ठीक है। तो बाइंडिंग को कौन कौन अफेक्ट कर रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, इसके अलावा क्या था, हाइड्रोजन आयन हो गया, तीसरी चीज क्या हो गई, टेंपरेचर। इसके अलावा मतलब ये नहीं कि सिर्फ 3 ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, और भी है, आपके काम के बस 3 फैक्टर है, ये तीनों पता होना चाहिए जो कि अफेक्ट करते हैं आपकी बाइंडिंग को, ओके, ठीक है। सिग्मोइड कर्व बनता है जब हम सैचुरेशन, अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है, जब हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को एक्स एक्सिस में रख रहे हैं, वाई एक्सिस में क्या है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, विद ऑक्सीजन, ये भी पता होना चाहिए आपको, ओके। फिर क्या लिखा है, इसको मोशन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं। इससे हम क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ाई करते हैं इससे अपन पढ़ते हैं द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक पार्टिकल CO2 H+ concentration on the binding of O2 with hemoglobin. In the alveoli की अगर हम बात करें, where there is a high PO2 and low PCO2, lesser H+, the lower temperature, the factors are all favorable for the formation of oxyhemoglobin. Whereas in the tissue, whereas low PO2, high PCO2, high H+ concentration and higher temperature exists, the condition are favorable for the dissociation of oxygen from the oxyhemoglobin. वो बोल रहा कौन से फैक्टर होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनाने में, और कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो कि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से जुदा कर देते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से फैक्टर उनको जुदा करते हैं, कौन से फैक्टर उनको जोड़ते हैं। तो आप याद रखो कौन से फैक्टर को जोड़ते हैं, ऑक्सी बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं बताओ मेरे को, चलो बोलो, बताओ बताओ। सही बोल रहे हो, और बताओ, ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। This clearly indicate that O2 gets bound to hemoglobin in the lung surface and get dissociated in the tissues. Obvious है, टिश्यू में जाएगा तो टिश्यू में हमारे को ऑक्सीजन की नीड रहती है, उनको भूख रहती है भाई ऑक्सीजन दे दो ऑक्सीजन दे दो। जब भी उनके पास हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके जाएगा उनकी भूख तृप्त हो जाती है, उनसे ऑक्सीजन ले लेते हैं, अपना CO2 दे देते हैं। तो बस यही बोल रहा है कि हर 100 ml जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको 5 ml ऑक्सीजन देता है टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भैया, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, मार्क करो इसको। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना डिलीवर कर रहा है, 5 ml ऑक्सीजन टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। ये देख लो, ग्रेडियंट देख लो इसका, एस डिसोसिएशन कर्व है ये, ऐसे पूछ लेता है कहाँ मिलता है, क्या नाम है इसका, पूछ लेंगे। चलो, अरे खत्म क्यों नहीं हो रहा, कितना बड़ा हो गया रेस्पिरेशन। चलो ठीक है, फिर क्या लिखा है कि कुछ मेथड है, देख लो CO2 और H2, देखो ये रिवर्सिबल मेथड है भाई, ठीक है। आरबीसी में क्या हाई कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम होता है जिसको हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज बोलते हैं, और इसमें माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ द सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा में बहुत कम होता है पर होता है, इंपॉर्टेंट क्या है, होता है। प्लाज्मा में कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है क्या, हाँ होता है। कितना होता है, बहुत कम होता है, इतना पता होना चाहिए। ये एंजाइम से क्या होता है, ये एंजाइम हमारा 2 जोड़ों को मिलाता है और ये एक जोड़ा बनाता है, फिर ये इन्हीं जोड़ों को तोड़ता है। तो भाई जोड़ा बनाता है फिर जोड़ा तोड़ता है, लेकिन जब बनाता है
तो कुछ जब तोड़ता है तो जिससे बना है दो चीजों से, उससे अलग चीजें बनाता है। देखो CO2 और H2 से बनाया H2CO3, लेकिन जब तोड़ा उसने तो तोड़ा किसमें, बाइकार्बोनेट और H+ में, ठीक है। तो टिश्यू में वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 is high due to the catabolism, CO2 diffuses in the blood, RBCs in the plasma and form bicarbonate and H+. At the alveolar site जहां PCO2 लो है, क्या लो है, the reaction proceeds in opposite directions leading to the formation of CO2 and H2O। समझ गए? ये समझ में आया? वो बोल रहा है कि जहां टिश्यू है, टिश्यू में क्या होगा, CO2 ज्यादा होगा क्योंकि हमें कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, तो CO2 रिलीज हो रहा है। तो वहाँ पे क्या है, CO2 भैया अपने बहुत ज्यादा है, इस कारण से क्या होता है, जो CO2 होता है हमारे ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगा और वहां से ऑक्सीजन ले लेगा। जब CO2 ब्लड में जाएगा तो वाटर से जुड़ेगा, वाटर से H2CO3 बनाएगा, वाटर से फिर बाइकार्बोनेट H+ बना देगा। सिंपल, समझ के? Okay, the CO2 trapped as a bicarbonate the tissue level and transmitted to the alveoli, released as CO2। सिंपल है। और 100 ml deoxygenated blood deliver approximately 4 ml। ये भाई मत भूलना, ठीक है, कि 100 ml ऑफ डीऑक्सी कितना डिलीवर करता है, 4 ml CO2 टू द एल्वेओलाई। अपन ने ऊपर अभी पढ़ा था ना, नेक्स्ट पीछे वाली स्लाइड में था, यहाँ पे कितना था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करता है टिश्यू में, लेकिन अगर जब वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना 4 ml, 1 ml कम है ऑक्सीजन। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जो हम बात कर रहे थे कि अभी आप बैठे हो, अननोइंगली सांस ले रहे हो, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ रही, वॉलंटरी करने कुछ नहीं करना पड़ रहा है आपको, इनवॉलंटरी सब हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? कभी मन में सवाल नहीं आता यार कि यार मैं सांस क्यों ले रहा हूँ, मतलब कौन ले रहा है, कौन मेरे को ऐसा, मतलब हमारी बॉडी में ऐसा इम्पल्स भेजता है, इसके कारण हम रेस्पायर करते हैं, है ना, जो हमारी बॉडी की प्रोसेस हो रही होती है। सो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, हमारे पॉन्स में सेंटर्स होते हैं, मेडुला में सेंटर होते हैं जो कि कीमोसेंसिटिव होते हैं, वो सब रेगुलेट करते हैं हमारा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी रेट सब मैनेज करते हैं, ठीक है। अच्छा है, गॉड ग्रेस ने दिया है हमको, हमारा तो नहीं ध्यान ही नहीं रहे सांस वास लेने में, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो रेगुलेशन, चलो इसकी भी रीड मार लेते हैं फटाक से। 10-15 मिनट का और वीडियो है, खत्म हो जाएगा, जल्दी रिवाइज कर लो उसको। 1.5x में भी देख सकते हो ना, रिवाइज कर रहे हो अगर, तो अगर आता हो तो। Human being has a significantly ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demands of the body tissue। कुछ है नहीं बताने लायक। This is done by the neural system। अब इसमें बच्चे थोड़ी हो यार, न्यूरल सिस्टम ही करेगा ना, कार्डियक सिस्टम थोड़ी ना रेस्पिरेशन मेंटेन करेगा। एक स्पेशलाइज्ड सेंटर होता है जो कि हमारी मेडुला रीजन में होता है, चलो याद कर लेते हैं इसके बारे में। ये लिखा है कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज द प्राइमरी रिस्पांसिबल फॉर दिस रेगुलेशन। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन called pneumotoxic center can moderate the function of the respiratory rhythm center। चलो यहाँ पे दो चीजें याद है, मेडुला में क्या होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, ठीक है, रिदम सेंटर। पॉन्स में क्या होता है, पॉन्स में एक न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है जो कि इस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को अफेक्ट करता है। मतलब एक जो है गाइड कर रहा है, एक इसके ऊपर भी है जिसको गाइड कर रहा है, समझ रहे हो, कि ये कहीं लुढ़क गया तो ये ऊपर बैठा हुआ है जिसको बताने के लिए भाई ये काम करना है मेरे को। तो ये क्या होता है, पॉन्स में P फॉर पॉन्स, P फॉर न्यूमोटॉक्सिक, याद रहेगा आपको, ठीक है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयरबाय अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। भाई के अंदर इतना दम है, भाई गॉड फादर है, भाई बोलेगा तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा, भाई बोलेगा तो रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाएगा, सेलो ब्रीदिंग हो जाएगी। भाई चाहेगा तो हमारे को टैकिपनिया हो जाएगा, हम जल्दी सांस लेने लगेंगे। कभी भी आप हॉस्पिटल विजिट में जाते हो तो काफी पेशेंट को आप देखोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। तो these are the center which are responsible for these different types of breathing, ठीक है। कीमोसेंसिटिव एरिया होता है जो कि हमारे रिदम सेंटर के बगल में होता है, जो कि CO2 से बहुत मोहब्बत करता है, CO2 के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। O2 किससे नहीं मोहब्बत करता है, कीमोसेंसिटिव किससे मोहब्बत करता है, CO2 से। उसको इतनी मोहब्बत है कि CO2 थोड़ा सा बढ़ जाता है तो वो जग जाता है। कीमोसेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है भाई वो, CO2 NH+ आयन के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। और ये जैसे ही सब्सटेंस बढ़ते हैं, है ना, वो अपना फंक्शन एक्टिवेट कर देता है। फिर क्या लिखा हुआ है, रिसेप्टर एसोसिएटेड विद द एओर्टिक आर्च एंड द कैरोटिड आर्टरी आल्सो रिकॉग्नाइज। हमारी एओर्टिक आर्च होती है, आपको बाद में पढ़ोगे जब आप लाइक एमबीबीएस में आ जाओगे तो फर्स्ट में एनाटॉमी पढ़ोगे कि एओर्टिक आर्च क्या होती है। डिफरेंट टाइप आर्चेस प्रेजेंट होती है, जैसे एओर्टा से निकलती है उसको एओर्टिक आर्च बोलते हैं। उसमें कुछ ना कैरोटिड, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है जैसे कैरोटिड आर्टरी, जैसे अभी आप यहीं पे
स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड और जो ट्रैके के बीच में अगर ऐसे पल्प ऑफ फिंगर रखो, ऐसा 3 फिंगर रखते हैं हम इसको देखने के लिए, 3 फिंगर देखते हैं तो आपको पल्सेशन फील होगा। तो इसीलिए बोलते हैं जब भी कोई हार्ट का पेशेंट होता है तो हमें जो हमारी क्लैविकुलर वो होती है लिम्फ नोड, उसे पैल्पेट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर आप पैल्पेट कर दिए तो अगर मे भी कार्डियक मसाज दे दोगे तो वैसोवेगल सिनकोप हो जाएगा और उसका हार्ट इनहिबिशन में चला जाएगा। पहले ही हार्ट डिसऑर्डर है, उसको और बेड बजा दिया आपने, मार डाला। तो ये काफ़ी मेडिकल नेग्लिजेंस में आता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें किसी पेशेंट को, हार्ट के पेशेंट को ऐसे कार्डियक मसाज नहीं दे देना है। हम कार्डियक पल्सेट कर रहे हैं, कार्डियक मसाज दे दिया, वैसोवेगल सिनकोप हो गया, निपट गया, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो ये इसका कहना तो चलो अलग पॉइंट है, पर याद रखना कि एओर्टिक आर्च, कैरोटिड आर्टरी भी लोग सेंसिटिव है। CO2 के काफी चाहने वाले लोग हैं, ठीक है। कैरोटिड आर्टरी हो गई, एओर्टिक आर्च हो गया, इसके अलावा आपका ये कीमो सेंसिटिव एरिया तो है ही जो कि रिजर्व फ्रंट के बगल में है, तो ये सारे लोग उससे बहुत मोहब्बत करते हैं, ठीक है। इसके अलावा द रोल ऑफ ऑक्सीजन रेगुलेशन इनसिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे CO2 करके दे देगा आपको, फिर बोलेगा द रोल ऑफ CO2 इन द रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। नहीं भैया, क्वाइट से इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट होता है उसका, ये इन है। तो ये छोटे छोटे जब वर्ड होते हैं, इनसिग्निफिकेंट है क्या पे O2 है कि CO2, जब आप बार बार पढ़ोगे ना तो अपने आप याद हो जाएंगी चीजें। रटना नहीं, समझ लोगे फिर भी इंसान भूल जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। ओके, फाइनली बस थक गया बोल बोल के, कुछ रह तो नहीं गया? अच्छा रह गया क्या? देखो भैया, अस्थमा एम्फाइसीमा, आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं, बूढ़े बुजुर्ग होंगे तो एक होगा जो सब फुसफुस लेता होगा, इसको अस्थमा पंप बोलते हैं, ठीक है। उसमें ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, ऐसे ही बता रहा हूँ आपकी जनरल नॉलेज के लिए। तो अस्थमा जो पेशेंट होता है ना, वीजिंग साउंड होता है, वीज करते हैं, वीज, तो ऐसा वीजिंग, तो क्या लेते हैं, ये एक ब्रीदिंग डिसऑर्डर होता है अस्थमा, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारी जो ब्रोंकियल्स होती है इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उनको कंस्ट्रिक्शन हो जाता है तो सांस नहीं ले पाते। अब ऐसा नैरोइंग हो जाती है तो सांस नहीं ले पाते तो तकलीफ होती है, इसलिए वो ब्रोंकोडायलेटर देते हैं, तो ब्रोंकोडायलेटर को डायलेट करते हैं। इसमें कुछ मत याद रखो, बस इतना याद रखो कि डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है और इन्फ्लेमेशन के कारण होता है। एम्फाइसीमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, मेनली स्मोकर्स होते हैं। अगर आप सिगरेट पी रहे हो, काफी लॉन्ग टाइम तक सिगरेट पीते हो, तो हमारी जो एल्वेओलाइज होती है वो डैमेज हो जाती है, इसके वजह से डिफ्यूजन नहीं हो पाता। जब डिफ्यूजन नहीं होगा तो क्या होगा, क्या होगा, बहुत तकलीफ होगी, टैकिपनिया, ऑर्थोपनिया, हाइपोटेंशन, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। सब पढ़ोगे आप लोग, आ जाओ MBBS में पढ़ाएंगे सब, मेडिसिन वगैरह में, ठीक है। तो सिगरेट स्मोकिंग किल्स, इसलिए लिखा रहता है। ओके, लेट्स कम्स टू द एंड में आ गए। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, तो इसमें क्या पता है, जो स्टोन इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे डस्ट निकलता है, ठीक है। तो लॉन्ग, ये क्रोनिक डिसऑर्डर है, ये कभी 1-2 साल में नहीं होता है, ये सब में 10, 20 और 30 साल लग जाता है, ठीक है। ये मेनली ऐसे रिवर्सिबल होती है जब आप उस जगह को छोड़ देते हो। इसमें बहुत प्रकार की बीमारियां होती हैं, न्यूमोकोनियोसिस, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, जो कोल वर्कर होते हैं न्यूमोकोनियोसिस उनमें होता है। लेकिन आपको इतना देना है कि ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, इनमें देखो ये फाइब्रस टिश्यू को प्रोलिफरेशन हो जाता है, ये याद रखो। प्रिवेंशन के लिए मास्क पहनना होता है, ये याद रखो। और इसमें कुछ है नहीं है ऐसे क्वेश्चन, वो कुछ ज्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, इसमें यही आएगा कि व्हिच ऑफ द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा, एम्फाइसीमा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, याद रखना ये है। समरी में देख लो, समरी से भी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन इसमें जो समरी है सेम है जो उधर की है ना, तो इसमें आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है। और आई थिंक पूरी सेम है समरी, इसमें कुछ मेहनत करने वाला चीज है नहीं। चलो अपन साथ में पढ़ लेते हैं, रीड मार लेते हैं। Cell utilize oxygen for the metabolism and produce energy along with the substance like carbon dioxide which is harmful. Animals have evolved different mechanisms for the transport of oxygen to the cells and for the removal of CO2 from there. We have a well-developed respiratory system comprising 2 lungs, associated air passages to perform this function. The first step in the respiration is the breathing, which atmospheric air is taken in and the alveolar is released out. Exchange of O2 and the CO2 between the deoxygenated blood and the alveoli, transport of these gases throughout the body by blood, exchange of O2 and CO2 between the oxygenated blood and tissue and utilization of O2 by the cells, cellular respiration and other steps are involved. इसके अलावा लिखा है इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन आर कैरिड आउट बाय द क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट, जो हमने बात करी है। इसमें कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट है नहीं आप लोगों को बताने लायक, ये वाला पैरा जरूर देख लेना कि 70% CO2 बाइकार्बोनेट फॉर्म में होती है, जो उधर लिखा हुआ है फिर भी पढ़ लेना, ठीक है। रेस्पिरेटरी सेंटर के बारे में हमने बात कर लिया है।
अपन ने सारी चीजें कवर कर ली हैं। तो थैंक यू सो मच। यहीं पे अपन एपिसोड खत्म करते हैं। इसके अलावा मैं इसका अगला वीडियो कल पोस्ट कर दूंगा, इसमें अपन PYQ डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड इसको शेयर करो यार प्लीज, है ना।